जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। जी, हम पिछली वीडियो में हमने एडीआर के मुतालिक बात कर रहे थे। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के हवाले से हमने बात की, ये क्या चीज़ है, इसका क्या स्कोप है, इसकी क्या नेचर है, और दूसरा इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, और इसकी सारी काइंड्स जो हैं जैसे आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, नेगोशिएशन, कंसीलिएशन, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर हमने बात की और उनको डिफरेंस भी जो है ना वो भी मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा जी, अब इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये पार्ट 2 वीडियो है, इसमें हम ये जरा देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे इसके फैक्टर्स क्या हैं, यानी एक वो कौन से फैक्टर हैं जो एडीआर को अडॉप्ट करने में हमें फेवर करते हैं, हमें फायदा मिलता है, या आप ऐसा कहें कि एडीआर इस्तेमाल करने से हमें क्या फायदा मिलता है। ठीक है ना। देखें, एडीआर जिस तरह मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि एडीआर एक्चुअली एक अल्टरनेटिव वे आउट है अपने इश्यूज को सॉर्ट आउट करने का, उनको सॉल्व करने का, उनको फिगर आउट करने का। यानी इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये है कि आपने अदालत नहीं जाना, क्योंकि अदालत जाते हैं तो आपको बड़े बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं और अदालतों के ऊपर बड़ा बोझ भी है। जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि तकरीबन 21 लाख जो केसेस जो है ना पाकिस्तान की अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अब जो फैक्टर्स हैं या उसके जो फायदे हैं या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें मजबूर करती हैं कि हम एडीआर को ही इस्तेमाल करें, उसको ही प्रायोरिटी दें, उसको ही प्रेफर करें एज कंपेयर टू आम लिटिगेशन के तौर तरीके को। यानी जो हम अदालत में जाते हैं, वकील करते हैं, ये सारा कुछ, उससे बचने का बेहतर तरीका यह है कि आप एडीआर करें। ठीक है, अब ये जो फैक्टर्स हैं ये सारे जो लिखे गए हम इसको हम यानी कि देखेंगे डिटेल में। अच्छा जी, सबसे पहले देखें कि जब आप एडीआर की तरफ जाते हैं, एडीआर के जरिए अपने मसाइल को हल करते हैं, ठीक है, जिसमें मेडिएशन, कंसीलिएशन, नेगोशिएशन, ये चीज, इस चीज को आप प्रेडिक्ट यानी कि फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले तो आपका जो खर्चा पानी है ना वो बड़ा बच जाता है, आपके पैसे कम खर्च होते हैं। क्योंकि जिस तरह अदालत में जब आप जाते हैं तो आपको वकील करना पड़ता है, उसके भी पैसे लगते हैं, उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन और थोड़ी बहुत यानी कि बड़ी स्टेजेस पे आपके पैसे लगते हैं, मुंशी को पैसे देते हैं आप, ठीक है ना, पुलिस वालों को भी जारी बात है कहीं ना कहीं देना पड़ता है, ऊंच नीच, मतलब जहां पे भी हर जगह आपने पैसे लगाने होते हैं और आप पूरा का पूरा अपना ना क्या कहते हैं, आपकी जेब खाली हो जाती है एक छोटा सा जो केस है ना उसको सॉर्ट आउट करने में। ठीक है, सो अदालत जाने से बेहतर ये है कि आप एडीआर में जाएंगे तो उसकी आपकी बचत होगी। पहला तो ये फायदा हुआ। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा ये है कि आपका जो केस है ना वो राज रहता है, राजदारी के अंदर रहता है, किसी आम पब्लिक को नहीं पता चलता। अब होता यह है कि जब आप अपना केस अदालत ले जाते हैं तो कोर्ट रूम में सारी दुनिया सुनती है, सारी पब्लिक होते हैं, सारे लोग होते हैं, इवन के मीडिया के बंदे भी वहां पे मौजूद होते हैं, जो रिपोर्टर होते हैं, ठीक है ना, कोर्ट रिपोर्टर, वो भी देख रहे होते हैं, तो सबको पता चल जाता है कि यार ये इशू क्या है। अब अक्सर न्यूज में देखते हैं ना कि आपको एक इंटरेस्टिंग किस्म के केस नजर आते हैं ये वगैरह, तो वो कैसे पता चलते हैं? वो यही है ना कि कोर्ट रूम लगा होता है, पब्लिक सारी बैठी होती है, कोई भी कोर्ट सुन यानी कि उसको देख सकता है, बैठ सकता है वहां पे, तो वहां से ये सारी चीजें आउट हो जाती हैं और सारी दुनिया को पता चलता है कि जी इन लोगों का ये मसला था, इनका केस चल रहा है अदालत में। लेकिन जब आप एटीआर की तरफ जाएंगे तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज डोर के बिहाइंड सारा कुछ होता है। आप एक थर्ड पार्टी की तरफ जाते हैं, वो आपको अपने ऑफिस में बुलाते हैं, आप उसके साथ बैठ के मतलब मेडिएशन करें, आर्बिट्रेशन करें, जो भी करें, तो उसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वो बस बंद कमरे के अंदर ही सारा मामला हल हो जाता है। ठीक है, दूसरा फायदा ये। तीसरा फायदा क्या? भैया आपका वक्त बहुत बचता है। अदालत में तो आपको बहुत इंतजार करना पड़ता है, आपने पहले डेट लेनी होती है आपकी, फिर आपका समाअत होती है, फिर जज साहब का इंतजार करना है, फिर वकील कभी बीमार होता है, कभी जज साहब छुट्टी पे चला गया है, कभी गर्मियों की छुट्टियां आ गई, कभी सर्दियों की छुट्टी आ गई, तो आपका केस बेचारा लटकता रहता है और पता नहीं बाजों का तो पता नहीं कितने साल गुजर जाते हैं। उससे बेहतर है कि भाई एडीआर की तरफ चले जाए, 2 मिनट के अंदर आपका मामला हल हो जाएगा। ठीक है, और किसी भी एक जो प्रोफेशनल एडीआर का जो ऑफिसर है उसकी तरफ चले जाए तो आपका मसला हल हो जाता है। तो एडीआर के जरिए आपका वक्त भी बचता है। ये तीसरा फायदा हो गया। चौथा फायदा क्या है कि यार ये बड़ा क्विक काम होता है, देर नहीं लगती। आप देखें, 2 दोस्तों का मामला था, तो उन्होंने क्या किया, एक प्रोफेशनल बंदे के पास चले गए कि किसी भी दोस्त के पास गए, उसको कहा यार ये हम दोनों का मामला है, हम समझ नहीं आ रही हम क्या करें, या एक समझो एक जमीन के टुकड़े पे ये दोस्त लड़ रहे हैं, आप अदालत जाओगे, फैसला होगा, ये होगा, फिर आपका
जी मनी ट्रेल दें, ये दें, प्रॉपर्टी, ये वो सारी हिस्ट्री आपकी निकालेंगे, पता नहीं कितने वक्त के बाद होगा। उसमें ये होगा कि नहीं जी थर्ड पर्सन होगा, एक बंदे के बाद सामने अपनी दोनों चीजें अपना अपना यानी कि मौक़िफ़ पेश करेंगे और वो आपको 2 या 3 मिनट के अंदर सारा कुछ बता देगा कि कौन गलती पे है, कौन नहीं है, किसकी ये प्रॉपर्टी हो सकती है, किसकी नहीं हो सकती। यानी टाइम कम लगेगा, ठीक है, क्विक हो जाएगा काम। और इसके अलावा जो पांचवा फायदा है, जो फैक्टर है जो आपको मजबूर करता है कि आप एडीआर को एडॉप्ट करें, वो है कि पार्टी कंट्रोल। देखें जब आप जब आपका अदालत में केस चलता है ना, तो आपका कंट्रोल कम ही होता है, आपका वकील सारा कुछ कर रहा होता है आपके बिहाफ पे, आप ना चाहते हुए भी ना मजबूर होते हैं, आप अदालत के फैसलों पे अमल करते हैं। जैसा आपने कहा नहीं जी पहले ये करके आए, पहले ये चीज लेके आए, फिर मैं आप लोगों का केस सुनूंगा, ये मतलब सारी चीजें। एडीआर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपने तो वकील किया नहीं होता, आप खुद एक यानी कि एडीआर जो ऑफिसर होता है उसके पास चले जाते हैं और उसको कहते हैं कि जी ये मेरा मसला हल करें, जिसे मेडिएशन करनी होती है, सालसी करनी होती है, तो आप तीसरे बंदे के पास जाते हैं, तो वो आप दोनों पार्टीज की बात सुन के फैसला बता देता है, या मशवरा देता है, या सजेशन देता है, या आपका हल निकालता है। तो उसमें ये तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो मतलब वकील नहीं है, मतलब आपका कंट्रोल है, आप अपनी चीजों को अपने कंट्रोल में ले सकते हो। उधर ये होता है कि आपका एक रिप्रेजेंटेटिव जाके अदालत में आपका जो है ना मुकदमा लड़ता है, यानी वकील, ठीक है। और वकील के अपने, आपको पता है कि उसके अपने एक इंटरेस्ट होते हैं, आपके अपने इंटरेस्ट हैं, तो आपका अपने केस के ऊपर कंट्रोल कम होता है, बल्कि आप तो मजबूर हो जाते हो, जो वो बात कहता है आपने अमल करना होता है। वकील ने कहा कि नहीं अब ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, तो आप मानते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई उसने ही मेरा केस लड़ना है, ठीक है। तो एक तो ये चीज होगी। इसके अलावा इनफॉर्मल है, फॉर्मेलिटी नहीं है, जिस तरह कोर्ट रूम में होता है, फॉर्मेलिटी हो गई, खामोश रहना है, टाइम पे पहुंचना है, जी ठीक है, कोर्ट का टाइम खत्म हो गया तो कोई केस नहीं सुनेगा, लेकिन इसमें इस तरह का नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर जो है ना स्ट्रेस नहीं है, लिटिगेशन के अंदर बहुत स्ट्रेस होता है, आपने कोर्ट में जाना होता है, फिर काम पे भी जाना होता है, हर चीज को आपने एक टाइम लिमिट में जो है ना कंप्लीट करना होता है, नहीं तो आपका केस खराब हो जाता है। जबकि एडीआर के अंदर इस तरह की कोई भी आपके ऊपर नहीं इशू होती, बल्कि आप रिलैक्स होते हैं, आपको पता होता है कि यार बस मैंने एक तीसरे बंदे के पास जाना है और अपना जो है ना मसले को जो है ना सॉल्व करना है। तो ये तो हो गया फैक्टर्स। ये क्वेश्चन जरूर आता है पास्ट पेपर में कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से एडीआर की तरफ हम जाते हैं, या ऐसे कौन से इसके फायदे हैं। तो ये सारे मैंने फायदे आप लोगों को बता दिए, ये आप लोगों ने मेंशन करने हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं कि एडीआर पाकिस्तान के अंदर एडीआर के मुतालिक क्या कानून साजी मौजूद है, ये एडीआर का जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में क्या स्टैंड करता है। तो सबसे पहले कि ये इतना कॉन्सेप्ट पुराना है जितना पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से भी शायद पहले। देखें आजकल आपको पता है कि पंचायत और जिरगा सिस्टम हुआ करता था, ये एक्चुअली एडीआर जो है ना ये उसका मॉडर्न फॉर्म है। वो जो पंचायत लगती थी गांव के अंदर, अदालतें नहीं होती थी, तो गांव के सब बड़े जो है ना चौधरी लोग, बड़े वडेरे, वो मिलके ही ना सारा का सारा जो भी मसला होता था गांव का वो सॉर्ट आउट करते थे। और जिरगा भी इस तरह होता है, ठीक है ना। अब देखें पंचायत ज्यादातर पंजाब के इलाकों में की जाती थी, जिरगा जो है ना ज्यादातर आपको केपी या बलूचिस्तान में नजर आता है। तो मतलब जितने भी छोटे मोटे मामले होते थे वो जिरगा करके हल यानी कि सॉर्ट आउट करते थे। हालांकि कुछ जिरगा, कुछ पंचायत इलीगल भी होते थे उस जमाने में, जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती थी। तो अब फिर अदालतें आ गई, जब अदालती सिस्टम आ गया तो पंचायत और जिरगा जो सिस्टम है बहुत कम हो गया। लेकिन अब दोबारा उसको ना जिंदा किया गया है, लेकिन एडीआर के फॉर्म में, उसको एक मॉडर्न वर्जन में किया गया है कि यार अदालत जाने से बेहतर है कि किसी और बंदे के पास बैठ के, थर्ड पर्सन के बंदे के पास जाके, या किसी और आपस में मिल बैठ के ना इसको हल करें तो वो ज्यादा बेहतर, क्योंकि अदालत जाएंगे वक्त ज्यादा लगेगा, फीस ये वो सारी कुछ चीजें, ठीक है। अब तो जनाब पब्लिक बॉडीज भी जो है ना, हुकूमती इदारे हैं, जो सरकारी इदारे हैं, वो भी अब आजकल ना ट्रेडिशनल एडीआर के मेथड के जरिए ना अपने काम अंजाम देते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले इसके हवाले से जो हमारे पास कानून मौजूद है वो आर्बिट्रेशन एक्ट ऑफ 1940 1940 के अंदर गौरव ने ये कानून लेके आए थे। उन्होंने कहा था कि भाई अब आप कोर्ट जाए बगैर अपना मामला हल करवा सकते हैं, और उन्होंने उसके दफातर भी बनाए, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास दूसरी कानून साजी है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारे आइन के अंदर ना एडीआर के हवाले से कोई एग्जैक्ट वर्ड या कोई इस तरह बात नहीं लिखी गई, या एडीआर के मुतालिक कोई खास से शिक्के मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी मुख्तलिफ चीजें हम यानी कि फॉर्म्स में हमें नजर आती हैं। जैसे आर्टिकल 153 से लेकर 154 ये क्या कहते हैं, ये बात करते हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट।
अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्या है? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक ऐसा ग्रुप है या एक ऐसी आप कमेटी कहें जहां पे सूबे और विफाक मिल बैठ के अपने मामले हल करते हैं, ठीक है ना। अगर मिसाल है एक सूबे को सेंट्रल से कोई इशू है, मिसाल के तौर पे जैसे आजकल सिंध को शिकवा होता है फेडरल से, जी हमारा पानी का मसला है, हमें पैसे नहीं दिए जा रहे, हमें उतना पैसा नहीं दिया जा रहा जितना हम कमा कर देते हैं, तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठ के आप इस मामले को हल करते हैं, यानी आप अदालत नहीं जाते। तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट भी एक्चुअली एक एडीआर की क्या हुई, एक फॉर्म हुई। इसके अलावा आर्टिकल 156 नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, जिसमें जितने भी मईशत के मामले होते हैं उनको डील किया जाता है, गपशप लगाई जाती है, बात की जाती है। इसके अलावा आर्टिकल 160 नेशनल फाइनेंस कमीशन के बारे में डील करता है। आर्टिकल 184 वो भी हमें कहता है कि अगर दो हुकूमतों के दरमियान कोई मामला यानी कि कोई इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवेन करके उनका एज एडीआर का कॉन्सेप्ट यानी कि एडीआर का रोल प्ले कर सकता है, मीडिएशन करवा ले या आर्बिट्रेशन कर ले, व्हाटएवर, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास 1961 में भी एक ऑर्डिनेंस आया था, कंसिलेशन कोर्ट ऑर्डिनेंस। इसके अलावा मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, इसके अंदर भी काउंसिल्स बनाई जाती हैं, ठीक है ना, यूनियन काउंसिल तक। अगर कोई मियाँ बीवी का मसला है, बच्चों का मामला है, छोटे मोटे यानी कि जो फैमिली लॉज होते हैं, जो फैमिलीज के इश्यूज होते हैं, जो जारी घरों के बीच में छोटे मोटे जो मसाइल होते हैं ज्यादातर मियाँ बीवी के दरमियान, उसको हल करने के लिए भी आपने काउंसिल्स बनाई कि भाई आप यूनियन काउंसिल में जाएं और अपना मामला हल करें, अदालत में जाने से बेहतर है कि आप उधर चले जाएं, ठीक है। ये भी एक कानून हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास आर्टिकल सेक्शन 89 सीपीसी, ये भी एडीआर की बात करता है। वो तो कहता है अगर आप कुछ इश्यूज हल नहीं होते तो आप कंसिलेशन, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन के जरिए हल करें। इसके अलावा 2017 में भी एक कानून लाया गया था, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। ये भी बड़ा अच्छा था। इसका भी मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना स्पीडी और लेस फॉर्मल वे से जो है ना जस्टिस लोगों को दी जाए, लोगों को इंसाफ मुहैया किया जाए। इसके अलावा जनाब द स्मॉल क्लेम्स एंड माइनर ऑफेंस ऑर्डिनेंस 2002, उसमें भी मुख्तलिफ किस्म के अदालत यानी कि छोटे मोटे जो है ना कोर्ट्स बनाए गए थे, जो थोड़े बहुत जो माइनर के इश्यूज हैं, जो लेबर के इश्यूज हैं, ये सूबी यानी कि जो प्रोमोशनल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने ये ऑर्डिनेंस पेश किया था। इसके अलावा नेब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 25 प्ली बार्गेनिंग की बात करता है। प्ली बार्गेनिंग के अंदर ये है कि आप नेब के साथ एडीआर का कर लें, यानी कि आपके ऊपर केस है तो आप नेब को कहेंगे जी इतना पैसा ले ले मेरे से और मुझे ना मेरी सजा कम कर दें, इस तरह, तो वो भी हो सकता है। इसके अलावा नेशनल जुडिशियल पॉलिसी 2009 में, उसमें भी एडीआर के ऊपर फोकस किया गया। इस्लामाबाद एडीआर एक्ट भी हमारे पास मौजूद है जो सिर्फ इस्लामाबाद में इम्प्लीमेंट होता है। इसी तरीके से कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सिंध ने जो अमेंडमेंट की थी 2018 में, उसके अंदर भी एडीआर का जिक्र है। इसके अलावा 2019 में जो लेटेस्ट कानून आया था पंजाब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये भी हमारे पास मौजूद है, जिसमें बाकायदा ये कहा गया था कि आपने पंजाब के जितने भी बड़े जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे आपने एडीआर के सेंटर बनाने हैं, ताकि लोग जो है ना, जो बेचारे जिनके थोड़ी बहुत इश्यूज हैं, वो अदालत जाने से बेहतर है कि वो एडीआर कर लें और उन सेंटर्स में जाके अपना मामला हल करवा लें, ठीक है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने दो चीजें कवर अप की। एक हमने कवर ये किया कि इसके फैक्टर्स क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, और दूसरा पाकिस्तान में इसके हवाले से क्या काम हो चुका है अब तक एडीआर के हवाले से, ठीक है। अब ये देखें आप पास पेपर है, सबसे पहले स्कोप एंड नेचर फॉर एडीआर, ये रिपीट हुआ, ये मैं पहले जो पहला मेरा पार्ट है उसके अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूं। उसके बाद इस वीडियो में हमने ये देखा फैक्टर्स कौन से हैं जो एडीआर को फेवर देते हैं या फायदे इसके क्या हैं। दूसरा एडीआर की टेक्निक और प्रोसेस क्या है, वो भी पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं। जो मेथड्स हैं यही उसके टेक्निक्स हैं और यही उसका प्रोसेस है। और रोल ऑफ कोर्ट्स इन पाकिस्तान, और हमने ये भी साथ में डिस्कस कर लिया कि पाकिस्तान के अंदर जो लेजिस्लेशन हो रही है ये इसके हवाले से ये क्या कह रहे हैं। सो दोस्तों ये था एडीआर का कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर मैंने आप लोगों के साथ दो वीडियोस शेयर की, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर तैयार कीजिएगा, और आसान भी है और आगे भी ये इंशाल्लाह आपको ना काम आएगा। सो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जरूर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।